Hey everyone, welcome back to our channel LBU. So here I am Mahek Gulati and we are going to do chapter 4th of physics for class 11th, that is motion in a plane. So projectile topic will complete in another video, but rest of the topics of this chapter will complete in this video. So in class 9th you have already read about scalar and vector quantity. You know that scalar quantity has only magnitude, but vector quantity has both magnitude and direction, right? You know this thing, but for this chapter this information is not sufficient, right? We know difference between them, so for that we need to distinguish both of these. So let's start doing that, scalar quantity and vector quantity. So scalar quantity के पास जैसे कि मैंने बताया सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों ही होते हैं, राइट? स्केलर क्वांटिटीज चेंज विद चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, ऑब्वियसली जो उनके पास है, राइट? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो स्केलर क्वांटिटीज चेंज होंगी. इसके पास तो दोनों ही है ना वेक्टर क्वांटिटी के पास, तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर क्वांटिटीज चेंज होंगी. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा. मीन्स जो स्केलर क्वांटिटीज हैं सेम यूनिट्स की, ध्यान रखना सेम यूनिट्स की, ठीक है, उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू सम रूल्स. विच रूल्स? रूल्स ऑफ अलजेब्रा, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा. क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो वेक्टर क्वांटिटीज ऑब्वियसली इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते एल्जेब्रिकली. इनको कुछ स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है. फॉर इन्फॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू. सो नेक्स्ट इज these are represented by ordinary letters, ठीक है. ऑर्डिनरी लेटर्स इन्हें क्या करता है, रिप्रेजेंट करते हैं. आपको पता है आपने क्लास 9th में किया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. वेक्टर्स को आप नया सीखेंगे वेक्टर्स के बारे में कि भाई वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेज लेटर्स, bold phase letters or letters having arrow over them, राइट? लाइक यहाँ पे कैपिटल कोई चीज़ डाल दो, ए मैंने कैपिटल डाला. वेक्टर का साइन क्या होता है, ये होता है वेक्टर का साइन. अगर मैंने किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट के ऊपर इस तरह का साइन एरो डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या मुझे दिखा रहा है कि ये मैंने इसको ए वेक्टर बोलूँ, ठीक है. क्या बोलूँगी मैं इसको, ए वेक्टर, ठीक है. तो बेसिकली ये होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जो कि हम आगे एकदम ब्रीफली देखेंगे. सो अब देखते हैं, राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ, वन सेकेंड, straight line with the arrow headed on it, जो हमने पीछे डिस्कस किया, with an arrow headed on it. हमने पीछे डिस्कस किया कैसे, इस तरह से हम वेक्टर के जो रिप्रेजेंटेशन है करते हैं, ठीक है. सो अब इसमें से हेड क्या है और टेल क्या है. दिस इज हेड एंड दिस इज टेल. ये जो है ये क्या है, टेल. क्लियर है? सो एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें. तो यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वेक्टर, ठीक है, या ए, और यहाँ पे लिख दिया बी, और ये पूरे को मैंने लिख दिया पी वेक्टर, ठीक है. तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि जो ए बी का वेक्टर है वो इक्वल है पी के वेक्टर के, ठीक है. पॉइंट ए को मैं क्या कहूँगी, टेल कहूँगी. पॉइंट बी को क्या कहूँगी, मैं हेड कहूँगी, ठीक है, ऑफ द वेक्टर पी वेक्टर को मैंने देखो क्या लिख दिया, ए बी वेक्टर, ठीक है. अब देखो ये जो मैग्नीट्यूड होगा ना वेक्टर पी का, उसको मैं मॉड ऑफ पी वेक्टर या फिर खाली पी भी लिख सकती हूँ. इसको मॉड कहते हैं. जब मैं इस डिब्बे के अंदर इसको लिख दूंगी ना तो इसको मॉड्यूलस कहेंगे, वेक्टर पी का मॉड्यूलस. सो अब हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ठीक है. सो पहले डिस्कस करते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है. सो पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, ठीक है, जो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है विद रेफरेंस टू दी
with reference to the origin of the coordinate system. So basically जो भी वेक्टर हमें पोजीशन बताता है ऑब्जेक्ट की विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं. कोई बात नहीं समझ आया तो हम इसमें, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी देखेंगे. ठीक है, जैसे, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है और ये क्या होगा, इसमें पोजीशन वेक्टर होगा. ये क्या होगा, इसमें पोजीशन वेक्टर होगा. दिस इज पोजीशन वेक्टर. ओके, एंड दिस एक्सिस वाई, दिस एक्सिस एक्स. ठीक है, और ये ओरिजिन का पॉइंट जो मैंने अभी बोला. ठीक है, सो बेसिकली पोजीशन वेक्टर हमें दो चीज़ें बताता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहली, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन. इस ओरिजिन वाले पॉइंट से ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है, ये हमें, ये देखो लाइन बता रही है पोजीशन वेक्टर. ऑब्वियसली बात है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, वो क्या है, पोजीशन वेक्टर. मीन्स हमें डिस्टेंस भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है. डायरेक्शन भी बताता है ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन. क्लियर. सो ये तो बहुत सिंपल होता है, क्या, पोजीशन वेक्टर. अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिस्कस करते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो कितना ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, कितना ऑब्जेक्ट ने और कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज किया, ठीक है, एक गिवन टाइम इंटरवल में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं. इसे भी समझेंगे. तो पीछे हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि पोजीशन वेक्टर ये है. दिस इज पोजीशन वेक्टर. ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है इज दी पोजीशन वेक्टर. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ने अगर अपनी पोजीशन चेंज की, मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की, वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ये बन गया इसका. ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज कर ली और आ गया यहाँ पे, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन उसका ये हो गया. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पे जितना उसने डिस्प्लेस किया है ऑब्जेक्ट ने, वो उसका होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वो भी गिवन टाइम इंटरवल. क्लियर है, मैंने क्या बोला, गिवन टाइम इंटरवल में. ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. यू कैन रीड इट्स डेफिनेशन. अब आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, सम डेफिनेशंस, ठीक है, इन वेक्टर अलजेब्रा. सो पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इक्वल वेक्टर्स को. इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है. ठीक है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. किस तरह से, अभी बताती हूँ. ठीक है, मान लो ये ए वेक्टर है, मान लो ये वाला बी वेक्टर है. अब दोनों का आपको दिख रहा है मैग्नीट्यूड, देखो मैंने बोला सेम है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है. अब मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, हमने जो एज्यूम किया है वो सपोज करो सेम है, और डायरेक्शन भी क्या है, इसी तरफ जा रही है, मतलब डायरेक्शन भी सेम है. तो मतलब जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं वो क्या हैं, इक्वल वेक्टर हैं. वही अगर मैं बात करूं, ठीक है, अनइक्वल या नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं इसको, नेगेटिव वेक्टर. ठीक है, अब इनके पास आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, हैविंग यस सेम मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड वही है, सेम है, ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज सेम बट हैविंग. अब मैग्नीट्यूड क्या होता है यार, ये भी देख लो. मैग्नीट्यूड ना एक नंबर होता है जो उस पर्टिकुलर, ठीक है, जो भी एक, जैसे मैंने ये वेक्टर बी वेक्टर लिया, जो इसका मैग्नीट्यूड है, नंबर है, वो हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं. ठीक है, बट हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है,
मैंने क्या बोला, दिस इज सी। मैंने क्या बोला, नेगेटिव वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि ये अगर मान लो, ठीक है, ये वेक्टर है तो बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स। ओके, ठीक है, ये लिख लो या इजी। तो इसमें क्या हो रहा है ना, वेक्टर ए इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। क्लियर है, वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी का नेगेटिव। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं लेंथ और मैग्नीट्यूड की, किसके, वेक्टर के। वेक्टर के लेंथ और मैग्नीट्यूड की जब हम बात कर रहे होते हैं तो मतलब हम मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर की बात करें, और ये और कुछ नहीं बल्कि एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दिखते कैसे हैं इसको ये भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, कि जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखूंगी, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड का साइन, मॉड्यूलस इक्वल टू ए। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ ज़रूरी है कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर को हम कहते क्या हैं, उसकी लेंथ और मैग्नीट्यूड, किसकी, वेक्टर की। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर को। ठीक है, सो पहले तो ज़ीरो वेक्टर आता है। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है, जिसको हम डिनोट ज़ीरो एज ज़ीरो, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। बेसिकली ध्यान से सुनो, इसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है और आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है। अगर रिजल्टेंट, इन केस रिजल्टेंट अगर वनिशिंगली वेक्टर है, स्केलर नहीं है, तो हमें ज़ीरो वेक्टर चाहिए होता है। क्लियर, यूनिट वेक्टर को डिस्कस करते हैं। यूनिट वेक्टर बेसिकली ऐसा वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। क्लियर, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, एक सेकेंड, इज डिनोटेड एज दिस। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। यूनिट वेक्टर होता क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। मतलब जो गिवन वेक्टर उसके डायरेक्शन में ड्रॉन वेक्टर, ठीक है, यूनिट मैग्नीट्यूड का इज यूनिट वेक्टर। यहाँ पे जैसे ए कैप, इसका मतलब कैप होता है, ठीक है, इसको ए कैप बोलेंगे। ए वेक्टर अपॉन में मॉड्यूल ऑफ ए वेक्टर, ठीक, इतना देख लो। अब जब भी मैं लिख रही हूँ कि भाई मॉड्यूल ऑफ ए वेक्टर, मतलब ये ए के इक्वल है, ये ए के इक्वल है, तो क्या मैं सेम टू सेम ए वेक्टर अपॉन में ए लिख सकती हूँ, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो एक ही बात है। ठीक है, इसमें जो ये ए कैप है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, विच इज 1। नाउ लेट्स डिस्कस कोइनिशियल वेक्टर्स। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का जिनका इनिशियल पॉइंट बिल्कुल सेम है, जिनका इनिशियल पॉइंट बिल्कुल सेम है, उसे हम कहते हैं को-इनिशियल वेक्टर्स। जैसे कि ये ले लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट तो सेम है, मतलब सी भी यहीं से आ रहा है, ठीक है, ए भी यहीं से आ रहा है, ठीक है, और बी भी, ए बी, बी बी, सी बी, तीनों यहीं से आ रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट सेम है, तो एक को-इनिशियल वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर्स, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स, ठीक है, या तो सेम, ठीक है, ऑन दी सेम या पैरेलल लाइंस में है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी। जैसे कि ये एक लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये एक लाइन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, या ए बी, लाइक ए वेक्टर भी इधर को है, बी वेक्टर भी इधर को है, तो ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, अगर ए वेक्टर तो इधर को है, बी वेक्टर तो इधर को है, ठीक है, बीच में कितने का होगा, 180 डिग्री का, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। क्लियर, इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और डायरेक्शन भी सेम है।
इक्वल वेक्टर्स बता दिए थे मैंने। इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर जा रहा है, बी वेक्टर जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी। हमने नेगेटिव वेक्टर्स की भी बात कर ली, जिनका अपोजिट होते हैं डायरेक्शन पर मैग्नीट्यूड सेम, राइट? ये हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर? एक बार को प्लेनर वेक्टर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। वो वेक्टर्स जो कि सेम ही प्लेन पे क्या करते हैं? लाई करते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर की, जो हमने देखा था, जिसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो होता है, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं ए वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ ऐड करूँगी तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? वही आएगा क्या? ए वेक्टर। जैसे कि अगर मैं किसी भी नंबर को 4 को 0 के साथ ऐड करूँगी, आएगा तो 4 ही ना। वैसे ही अगर मैं ए वेक्टर को 0 के साथ ऐड करूँगी तो ए वेक्टर ही आएगा। तो अगर मैं किसी वेक्टर को 0 के साथ ऐड करती हूँ तो वी गेट दी सेम वेक्टर। सेकंड है आपका, लाइक मैं लामडा यहाँ देखो रियल नंबर डिनोट कर रहा है, ठीक है? रियल नंबर यानी 4, 5, 6, 7 कोई भी हो सकता है। तो अगर मैं किसी रियल नंबर को 0 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा? 0 वेक्टर। ऑब्वियस बात है, 4 को 0 वेक्टर के साथ करूँगी मल्टीप्लाई तो मुझे क्या मिलेगा? 0 वेक्टर ही तो मिलेगा। 4 0 से 0 वेक्टर, राइट? सो यहाँ पे किसी रियल नंबर को मैं 0 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आई गेट द आंसर एज 0 वेक्टर। अगर मैं किसी 0 को देखना यहाँ पे ये वेक्टर का साइन मत लगा देना, 0 को ए वेक्टर के साथ करूँगी तो क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा 0 वेक्टर। अगर 0 को ए वेक्टर के साथ किया तो 0 वेक्टर। देखो, ये सिंपल चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं लामडा को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे लामडा और म्यू क्या है, ठीक है, वो भी बताऊँगी। तो यहाँ पे लैम्डा और म्यू दो डिफरेंट नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। नॉन ज़ीरो यानी 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, बट नॉन ज़ीरो है। तो रिलेशन क्या होगा? कैन होल्ड अगर दोनों ए और बी क्या है? 0 वेक्टर्स हैं। क्लियर? सो ये कुछ थोड़े से ही थे, देखो ये आपको पता होंगे पहले से काफ़ी सारे इनमें से, है ना? चलो, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज, जिसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ऑफकोर्स न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं, पूरा का पूरा आर्टिकल बनाने के लिए आता है, वो टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ठीक है, आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, आपको क्या करना होगा? अच्छे से आर्टिकल को जो फाइंड करने के लिए बोला है, जैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोला है, वो फाइंड करना होगा, ठीक है? तो ये चीज़ ना आपको, देखो, जो आपका आंसर आएगा वो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं, तो आपको आंसर भी ध्यान में रखना है इसका। तो मतलब देखो, ये टॉपिक है ही इम्पोर्टेंट, पहले ही बता देती हूँ, ठीक है? ये कोई छोड़ना मत छोड़ना, मैं पहले ही आपको थोड़े से टॉपिक्स बता दूँगी जो करने ही करने हैं, ठीक है? और कुछ करो ना करो, ये करने ही करने हैं कुछ टॉपिक्स, इस चैप्टर के इतने इंपॉर्टेंट है। सो ट्राइंग वैसे तो मेरी तरफ से आप सारे करके जाओ, पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो दो वेक्टर्स, ठीक है, ए एंड बी, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल थीटा यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, पहले तो जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या पता चल रहा है? एक चीज़ पता चल रही है, क्या? कि भाई ट्रायंगल बनाना है इससे, ठीक है? सो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है? तो ऐसा ही सेम जो मैं ट्रायंगल बनाऊंगी वैसा ही ट्रायंगल आपने बनाना है। तो देखो मैं कैसा क्यों बना रही हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड फॉर दैट वी नीड एन एंगल थीटा, राइट? उन्होंने गिवन भी किया हुआ है कि एक एंगल है थीटा, ठीक है, गिवन भी किया हुआ है क्या है? एक एंगल थीटा है, यस, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। सो ये जो आपने उन्होंने बोला है कि एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। चलो हम इसे ओ ले लेते हैं, ठीक है, इसे हम ले लेते हैं ए वेक्टर, जो उन्होंने स्पेशली बोला है कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ठीक है। ए वेक्टर इधर ले लिया, बी वेक्टर ले लेते हैं इधर,
ठीक है। अब कोई भी आप पार्ट्स में वो कर दो, लेबल कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है। अब यहाँ पे आर वेक्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर को रिजल्टेंट आर जो है हमें फाइंड करनी है। इसमें बेसिकली बहुत ही सिंपल सा फंडा लगने वाला है। देखो यहाँ पे आपने अगले टॉपिक्स में रेजोल्यूशन वाली चीज़ें करनी है, वो क्या होता है वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे आर वेक्टर लिखा, ये क्या है, बी वेक्टर है, ये क्या है, के वेक्टर है। तो बेसिकली आर वेक्टर किसके इक्वल हुआ, के और बी वेक्टर के। क्यों हुआ, क्योंकि ये बी है, ये ए है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे पूरा आर वेक्टर बन रहा है। मतलब जो ये आधे आधे बी और ए बना रहे हैं वो एक पूरा आर वेक्टर बना रहा है। तो इसलिए ए और बी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आर वेक्टर मिलेगा। ये सिंपल सा फंडा है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी हम ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एंगल ले लेते हैं बीटा, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करने को नहीं कहा, डायरेक्शन भी कहा है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप देखना। मैग्नीट्यूड मैं धीरे धीरे ये वाला टॉपिक कराऊंगी ताकि अच्छे से समझ आए। ऑफ रिजल्टेंट आर फाइंड करना है पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर फाइंड करना है, फिर हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड जो मतलब डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट आर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने चीज़ें लिख देनी है जो जो आपने यहाँ पे मार्क की है। ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर ओ पी, जैसा हमने किया है, क्यू एन परपेंडिकुलर ओ पी, ठीक है, ओ एन लिख दो या कॉमा एंगल क्यू पी एन, यहाँ पे क्यू एन नहीं लिखते, क्यू पी एन थीटा है ये वाला, ठीक है। एक एक स्टेप बता रही हूँ मैं, ध्यान से देखना, स्लो स्लो करा रही हूँ। और आगे लिखोगे कि पी क्यू जो वेक्टर है वो बी के इक्वल है, और जो ओ पी वेक्टर है वो ए वेक्टर के इक्वल है, और जो ओ क्यू वेक्टर है वो किसके इक्वल है, आर वेक्टर के, ठीक है। ये देखो मैंने अभी ये बी, ये ए, ये आर, ये चीज़ें लिखी हैं। क्लियर, देख लो एक बार, ध्यान से देख लो, ठीक है। चलो हमने क्या करना है, ध्यान से सुनना, हमने क्या करना है इसमें, हमने पहले ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये लेकर साइन थीटा और कॉस थीटा की हेल्प से अपने क्यू एन और पी एन की वैल्यूज फाइंड करनी है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या करना है यहाँ पे ट्राइंगल क्यू पी एन लेकर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, की हेल्प से मैंने क्यू एन और पी एन की वैल्यूज निकालनी है। फिर मैंने ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है और इस बड़े वाले ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर वैल्यूज को पुट करके अपना आर वेक्टर फाइंड कर लेना है, रिजल्टेंट फाइंड कर लेना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। इतना सिंपल है। देखो मैंने यह स्टेप बाय स्टेप आपको क्यों बताया, ताकि एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाए जो हम करने लगे हैं, क्योंकि ऐसे मैं बार बार करती रहती तो आपको समझ ना आता है ना। मैंने पहले ही बता दिया, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने ये क्यों करना है, ताकि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर मिल सके, क्योंकि जब तक हमारे पास क्यू एन और पी एन की वैल्यू नहीं होगी तब तक हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई हमें पहले साइन थीटा और कॉस थीटा के हेल्प से ये वैल्यूज फाइंड करनी है, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज विल यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस होल बिग ट्रायंगल टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर। देखो इतना क्लियर है। चलो सो अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, आई होप अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमें ट्राइंगल ले लेना है छोटे वाला, जैसे क्यू पी एन अभी मैंने बात की, ठीक है, ओके। सो इसमें हमने साइन, ये वाला जो ट्राइंगल है छोटा वाला, इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा लगाना है। पहले साइन थीटा लगाते हैं, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, दिस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्यू एन अपॉन में क्यू पी, क्यू एन अपॉन में यू पी। क्यू एन कितना है देखो,
क्यू एन तो फाइंड करेंगे, क्यू पी कितना है, बी वेक्टर के इक्वल है। सो क्यू एन देखो फाइंड करेंगे, क्यू पी है हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ बी वेक्टर है, साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बी साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्यू एन। हमारे पास क्यू एन की वैल्यू निकल गई। अब बस एक पी एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्यू एन की वैल्यू निकल गई, अब पी एन की वैल्यू निकालनी है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर है। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है देखो, पी एन बेस है जो फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज पी क्यू है जो कि बी वेक्टर के इक्वल है। सो यहाँ पे कितना है, बी कितना है, यस बी पी एन, राइट, और हाइपोटेन्यूज बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ गया बी कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एन। ये लो भाई, पी एन और क्यू एन की वैल्यूज आ गई। अब बस हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बड़े ट्राइंगल में रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड आर निकाल देना है। यहाँ पे ओ क्यू एन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, ठीक है, ओ क्यू एन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ क्यू इज इक्वल टू उसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर प्लस में ओ एन का स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस ऐसे ही होता है, उसका स्क्वायर है ना, ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये मैं सिंपल आर पुट कर देती हूँ पहले, आर है ना हमारा ओ क्यू। क्यू एन क्या है, ध्यान से देखो, क्यू एन क्या है हमारे पास, अभी आया बी साइन थीटा, से यहाँ पे हम वही पुट कर देंगे बी साइन थीटा, बी स्क्वायर है ना साथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में अब ओ एन को अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा ओ पी प्लस पी एन। ओ एन को अगर तोड़ेंगे तो बनेगा ओ पी प्लस पी एन। तो मैं यही लिख रही हूँ डायरेक्ट कि भाई इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर। क्लियर। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ पी की वैल्यू कितनी है, लेट्स सी। ओ पी की वैल्यू है हमारे पास ए वेक्टर, सो ए यहाँ पे स्क्वायर लगे, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है, पी एन क्या है, बी कॉस थीटा, सो बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यही होता है, खोल के यही होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया 2ab कॉस थीटा। ये मैंने बस वो फॉर्मूला पुट किया, कर लिया। खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं क्या करूँगी, a स्क्वायर और b स्क्वायर को बाहर ले लूँगी और अंदर ले छोड़ दूँगी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर तो सेम ही रहेगा, प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरी अंदर की टर्म हमने क्लास 10th में किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ क्या बचा, प्लस 2ab कॉस थीटा। यही आपके पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का आंसर होगा। काफ़ी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, फॉर्मूला पुट करके आप आर वेक्टर आर स्क्वायर फाइंड कीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, एंगल फाइंड कीजिए तो कॉस थीटा फाइंड करना है, मतलब काफ़ी चीज़ें होती है। या फिर दोनों गिवन होंगे, ठीक है, ए और बी गिवन होंगे, आर वेक्टर भी गिवन होगा, एंगल फाइंड करो, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये आपका पूरा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था एंड आई रियली होप दैट ये आपको क्लियर है। आप इसमें क्या कर सकते हो ना, स्क्वायर को इधर लेकर रूट लेकर आ सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है, एक ही बात है। सो हमने ये डिस्कस कर लिया। एक बार नोटबुक्स में अपना नोट करो, ठीक है, खुद करके देखो नोटबुक में। क्लियर। बट स्टिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या फाइंड किया है, मैग्नीट्यूड फाइंड किया, डायरेक्शन नहीं फाइंड की। डायरेक्शन 2 मिनट का काम है भाई, यहाँ साइड पे कर देते हैं। सो यहाँ हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, क्योंकि हमने अभी सिर्फ क्या फाइंड किया है, मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, ठीक है। ओ एन क्यू ट्राइंगल लेना है, ओ एन क्यू ट्राइंगल लेना है, यही बड़ा वाला, वही वाला लेंगे,
इन ट्राइंगल ओ एन क्यू। अब यहाँ पे हमने tan बीटा लेना है, तो जब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे tan बीटा लेंगे। वहाँ क्या लिया था cos थीटा, यहाँ क्या लेंगे tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है q क्या है, परपेंडिकुलर है क्यू एन, ठीक है, और बेस भी देख लेते हैं ओ एन, ठीक है। सो क्यू एन अपॉन ओ एन, ठीक है। क्यू एन किसके इक्वल है भाई, क्यू एन किसके इक्वल है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा मैंने, हाँ जी, क्यू एन हमारा पिछले केस में बी साइन थीटा के इक्वल आया था, तो क्यू एन किसके इक्वल है भाई, बी साइन थीटा। ओ एन किसके इक्वल है, ओ एन इक्वल है ओ पी प्लस पी एन के, ओ पी प्लस पी एन के, ठीक है। चलो ओ पी और पी एन की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। ओ पी किसके इक्वल है, ओ पी इक्वल है हमारे पास बी के प्लस बी वेक्टर के, ठीक है। एक सेकेंड, ओ पी बी के इक्वल कैसे हो गया भाई, ओ पी बी के इक्वल कैसे हो गया, अच्छा ए के इक्वल है ना, मैं तभी कहूँ भाई हमने पहले तो कुछ और लिखा था, तो यहाँ पे ये ए के इक्वल प्लस में पी एन किसके इक्वल है, पी एन है बी कॉस थीटा के प्लस बी कॉस थीटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन वाले में से, तो ये देख लो एक बार ध्यान से, हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर ली है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं। देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो आंसर आए हैं रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन वाला करके, वही आंसर्स इसमें आएंगे, मतलब जो हमारा मैग्नीट्यूड वाला आंसर आया, राइट। आपको पता है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही आंसर सेम टू सेम यहाँ पे आने हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है वो फाइंड करना है। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन पूछा है तो डायरेक्शन, दोनों पूछे तो दोनों, राइट, इस तरह से। तो देखो ध्यान रखना, हमने वहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सिर्फ ट्रायंगल बना के जो है अपना सॉल्व करके आंसर निकाला। इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, जिसमें हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को मद्देनजर रख के ट्रायंगल तो नहीं बना सकते ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम ही बनेगा, क्लियर। मतलब इसमें हम ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू आर ओनली दिस, राइट। बेसिकली यहाँ पे मैं उसी तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसी तरीके से जो है आंसर निकालूंगी, बट फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पे पैरेललोग्राम का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम मैंने किस तरह का यहाँ बनाया है, इसको हम बी वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, इसको आर वेक्टर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारा ओ पॉइंट, ये एंगल थीटा, और ये हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट जो है, अगर इतना पार्ट बी वेक्टर है तो इतना किसके इक्वल होगा, वो भी बी वेक्टर ही होगा, तो ये भी बी वेक्टर है, क्लियर। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। आप इंफॉर्मेशन लिख दो, एस पी एन हमारा क्यू ओ पी के इक्वल है, राइट। एस पी एन हमारा किसके इक्वल है, क्यू ओ पी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों ही एंगल थीटा बना रहे हैं। और आप लिख सकते हो ओ पी जो है वो ए के इक्वल है, ए वेक्टर के, एंड ओ क्यू जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है। ओ एस जो है वो, ठीक है, ओ एस जो है वो, दिस इज क्यू, ओ एस जो है वो इक्वल है हमारे आर वेक्टर के, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। अभी हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल एस पी एल, छोटा वाला, बस वही चीज़ है यार, सेम है, बस ट्राइंगल इसमें पैरेललोग्राम बनाया, बस फ़र्क इतना है, साइन थीटा अपॉन में कॉस, सॉरी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है एस एन, परपेंडिकुलर है एस एन, राइट। ये समथिंग परपेंडिकुलर की तरह बना लो आप, राइट, क्योंकि ये ना आपका हाइपोटेन्यूस ना ये वाला बनेगा, फिर ये वाला, ठीक है, बिल्कुल इस तरह की, क्योंकि ये लाइन अगर स्लैंटिंग है
तो ये भी स्लैंटिंग होगी, सीधी तो बन नहीं सकती, तभी बी वेक्टर की इक्वल आया ना, तो इसे सीधा बना दो। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया एस एन, ठीक है, दिस इज एन पॉइंट, ठीक है, दिस इज एन पॉइंट, दिस इज पी पॉइंट। और अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी एस पी, एस एन आपका पी, एस पी किसके इक्वल है, बी वेक्टर साइन बी साइन थीटा आ जाएगा, सो बी साइन थीटा आपके इक्वल आ गया एस एन। क्लियर है, डन 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 डन, ठीक है। अभी कॉस थीटा सेम ही हमने निकाल देना है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस इज पी एन, अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज एस पी, ठीक है। पी एन क्या है हमारे पास, व्हाट इज पी एन, एस पी क्या है हमारे पास, एस पी है बी वेक्टर, सो यहाँ पे आ गया बी कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एन। क्लियर है, डन, इतना क्लियर है आप लोगों को। अभी आगे देखो यहाँ पे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको कहा अप्लाई करेंगे, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ओएस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एस एन का स्क्वायर प्लस बेस ओ एन का स्क्वायर, ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। क्लियर है, सो ओ एस का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। ओ एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ पी प्लस पी एन लिख सकती हूँ। सो जैसा हमने पिछले केस में किया था सेम है भाई, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन का स्क्वायर प्लस ओ पी किसके इक्वल है, ए वेक्टर के, सो ए का स्क्वायर, पी एन अभी अभी आया बी कॉस थीटा, सो यहाँ पे आ जाएगा बी कॉस थीटा, स्क्वायर लगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर, सो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एस एन किसके इक्वल है भाई, एस एन आया था हमारे बी साइन थीटा के इक्वल, सो बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर सेम टू सेम बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा। फिर आपने बस क्या करना है, कॉमन ले लेना है, बाहर ले लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, सो प्लस 2ab कॉस थीटा। वही चीज़ आ गई जो हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करके आई थी, वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करके आ गई है। सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस करना, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 और मोर, यहाँ पे 2 आना है, ओके, 2 और मोर वेक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर combined effect is same as that of given vector. The vector into which the given vector is split is called component vector. ध्यान से सुनो, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी दो वेक्टर्स को कंबाइन करें, वो तीसरे वेक्टर के इक्वल है। तीसरे कौन से वेक्टर के, उस वेक्टर के जो जैसे कि बताया था मैंने आपको, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये पूरा आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर, यही चीज़ यहाँ बोल रखी है। आगे लिखा है द वेक्टर्स इनटू विच गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट वेक्टर। जैसे सपोज करो वी विश टू रिजॉल्व आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2 कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, सेम प्लेन वाले, नॉन पैरेलल है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने मान लो ये वेक्टर एग्जांपल दी मैंने आपको, और बी वेक्टर को रिजॉल्व करना, लाइक आर वेक्टर, 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ इस तरह से कि आर वेक्टर है, ए है, बी, रिजॉल्व करेंगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है, सो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से क्या मैं ये लिख सकती हूँ, इसको पॉइंट ओ लिख देती हूँ, इसको पॉइंट क्यू लिख देती हूँ, ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ पॉइंट पी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एक ओ क्यू का जो वेक्टर है वो इक्वल है ओ पी के वेक्टर प्लस पी क्यू के वेक्टर के।
क्लियर है? अभी तक देखो वीडियो समझ आ रही है ना, तो मुझे ज़रूर से एक थम्स अप दीजिए नीचे। ऑर्थोगोनल ट्रेड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, वो जो वेक्टर्स वाला ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो हम आगे करेंगे। अभी हम ऑर्थोगोनल ट्रेड को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे z, ठीक है, z वाला। अभी यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग आपको ध्यान रखना है कि j होता है, y एक्सिस के अलोंग j कैप होता है। ये मैंने आपको बताया था, कैप का साइन है। x एक्सिस के अलोंग i कैप होता है और j एक्सिस के अलोंग k कैप होता है। आई जे के, क्लियर? एक्स वाई जेड के अलोंग होता है। सो मतलब ये भी ध्यान रखना कि आई कैप, जे कैप और के कैप 1, ठीक है, 1 के इक्वल होता है। सो जो आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, इनको कलेक्टिवली को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेड। काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें ध्यान रखना, ठीक है? कि मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, टेंशन मत लीजिए। चलो कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस करें। अगर ए एक्स और ए वाई और के जेड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, ए वेक्टर के, और जो आई कैप जे और के कैप है वो यूनिट्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, सॉरी, अलोंग एक्स वाई जेड। मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कि ये किसके अलोंग होते हैं, एक्स वाई जेड के, ठीक है, ये तीनों आई जे के कैप, है ना? सो इनको आपने कैप के अलावा और कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है? ज़रूरी है, कैप बोलना इज़ ज़रूरी, राइट? सो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ए एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ए मोड में वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस के जेड का स्क्वायर। घबराओ मत, फॉर्मूलेस देखकर। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फॉर्मूलेस रट्टे लग जाएंगे आपको, सच्ची में बोल रही हूँ मैं, ठीक है? न्यूमेरिकल्स करके ना देखो, अभी फॉर्मूलेस आते नहीं होते, हमें फॉर्मूलेस नहीं पता होते कि भाई ये कहाँ से है, ये है, वो कुछ नहीं पता। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते रहते हैं कि भाई ये ऐसे सॉल्व हुआ, अच्छा इसमें ये लगना है, अच्छा हो, तो ऐसे के न्यूमेरिकल्स में ना फॉर्मूलेज हमें अपने आप लगाने आ जाते हैं कि ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो आपको बस ध्यान रखना है, देखना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? जब मैं अगली न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेकर आऊँगी, उसको ध्यान से आपने पूरी वीडियो देखनी है। डाउट क्लियर एक एक हो जाएगा अगर कोई अभी हो तो, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, ए कैप इज इक्वल टू, ये हमने पीछे किया था, ठीक है, मॉड ए की जगह कैन राइट ए। यहाँ पे है ए एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, सेम, ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर एक्स मूट, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर्मूलेस देखकर घबराना नहीं है, ठीक है? चलो, अभी हमें ना डॉट प्रोडक्ट भी सीखना है, क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हैं अभी हमारी, ठीक है ना? चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट बोला मैंने, ठीक है, डॉट बोला तो वो इक्वल है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सेकेंडली जो ए वेक्टर है इनटू में अगर अंदर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, सी वेक्टर है तो आएगा ए वेक्टर इनटू में बी वेक्टर, ये इजी सा है, देखो आपको भी पता होगा, प्लस ए वेक्टर इनटू सी वेक्टर। देखो ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। भाई ये इतनी सी ईजी चीज़ें हैं कि अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को ए से भी तो करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से करेंगे, एक ही आंसर है ना, इक्वली है ना। बस ये ईजी छोटी मोटी चीज़ें बता रही हूँ मैं भी आपको, ठीक है? तीसरी देख लो, अगर ए और बी वेक्टर 1 है, ठीक है, R1, ठीक है, तो इट्स प्रोडक्ट इज 0। अगर एक है एक दूसरे के तो उसका प्रोडक्ट 0 होगा। कैसे बता देते हैं जी, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, क्या है, ए बी कॉस 90 डिग्री। देखो ए बी कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। ए और बी वेक्टर आर वन ईच अदर, इट्स स्केलर प्रोडक्ट इज 0 cos 90 degree. Next, if A vector and B vector are two parallel
वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब है पैरेलल वेक्टर्स बट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, देन स्केलर वेक्टर्स हैव मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड। ये भी इजी सा है, ठीक है, स्केलर का मैक्सिमम होगा, ज़्यादा नेगेटिव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स नंबर। स्केलर प्रोडक्ट एक वेक्टर का विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो वो ए है, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, लगाया था हमने, पीछे भी किया था, इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू, उन्होंने कहा स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, स्क्वायर, बस ए स्क्वायर आ गया। ए, अब मैंने आपको बोला था अगर सिंपल ए है तो मैं इसको मॉड ऑफ ए लिख सकती हूँ, वैसे अगर सिंपल ए स्क्वायर है तो मैं इसको मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकती हूँ। क्लियर है? देखो ये सिंपल चीज़ें हम पीछे भी ये चीज़ करके हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ होती है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू बेस वेक्टर्स इज यूनिटी। मतलब अगर मैं आई वेक्टर और आई कैप को मल्टीप्लाई करूँगी और जे कैप को मल्टीप्लाई करूँगी और के कैप को मल्टीप्लाई करूँगी तो तीनों तो 1 आएगा। मतलब आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों को एक दूसरे से करूँगी तो 1 आएगा, ठीक है। बट अगर मैं इनके साथियों से करूँगी, आई को जे से कर दिया, जे को के से कर दिया, के को आई से कर दिया, तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। मतलब मैं आपस में करूँ तो 1 आएगा, बट अगर एक दूसरे के साथ कर दूँ तो आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट, द कोसाइन एंगल थीटा इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये लिखे है तो ऑब्वियसली ए बी कॉस थीटा पीछे करके आए हैं, ठीक है। अब जो कॉस थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो ना, ये इधर है, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी ए जेड बी जेड। चलो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे भाई इसका एक और चीज़ देख लेते हैं, फिर देखेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है। अगर हम एडिशन की बात करें, ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ए वेक्टर, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, प्लस में यहाँ पे ए वेक्टर इंटू में सी वेक्टर, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर, 0 होता है, ठीक है। 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो अगर ए बी साइन थीटा की बात करें तो वो इसके इक्वल होता है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन, ठीक है, थीटा। और अगर हम 0 डिग्री या 180 डिग्री की बात करें तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 0 आंसर, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं जो मैं आपको बोल रही थी, वेक्टर्स प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये है इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगर मैं आई कैप को जे कैप से करूं क्रॉस तो के कैप आएगा, जे कैप को के कैप से करूं तो आई कैप आएगा, ठीक है। मैं एक ईजी सी चीज़ बताऊंगी आपको, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है हमारे पास, बहुत बढ़िया ट्रिक है, मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगी। पहले फॉर्मूलेज अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, ठीक है। ठीक है, नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मेरी तरफ से बनाने चाहिए। अब यहाँ ये फॉर्मूलेज लिखने के बाद आपने क्या करना है, मेरी ट्रिक फॉलो करनी है। आपको कुछ पूछ रखा है उन्होंने, ठीक है, कोई नंबर्स दे रखे हैं आपको, जैसे 2 आई कैप, ठीक है, -3 जे कैप, ठीक है, -1 के कैप नंबर दिया है, और दिया है -6 आई कैप +9 जे कैप +3 के कैप। आपको ये नंबर्स दिए हैं, आपने क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स में वो नंबर्स को फिल कर देना है। मेरी ट्रिक ध्यान से सुनो, इन दोनों नंबर्स में क्या करना है, उनको फिल कर देना है। कर दिया फिल, 2 यहाँ, ठीक है, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1,
यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। मैंने नंबर्स को फिल कर लिया। अब आपने क्या करना है, जब आप आई कैप का निकालोगे ना, तो आपने कैसे निकालना है, आई कैप का निकालोगे तो आई को नहीं देखना, जे और के को मल्टीप्लाई करना है। आई को नहीं देखना, आई को आप कट कर दो, मैं कट कर रही हूँ, आई को कट कर दिया मैंने अच्छे से। आई को नहीं देखना, जे और के को देखना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 9, ठीक है। बीच में कौन सा साइन आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान से सुनना। अच्छा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ -9, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनना, बीच में माइनस का साइन आएगा। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 9, -9, यहाँ माइनस है ना, ठीक है, तो इतना आ गया, ठीक है। फिर माइनस जे कैसे फाइंड करोगे, जे फाइंड करोगे आप लोग, जे फाइंड करोगे, आपने जे को नहीं देखना, आपने आई और के को देखना है। आई को इस के से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, माइनस इस 6 को इस 1 से कर दो, 6 1 6, माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे अगर के कैप फाइंड करना है ना तो पॉजिटिव लगाना है। आई के साथ भी मैंने यहाँ पॉजिटिव लगाया और के के साथ भी पॉजिटिव लगाया, बाकी सारी जगह नेगेटिव, अंदर भी इसके नेगेटिव ही आएगा। के कैप कैसे फाइंड करोगे, आपने के कैप को नहीं देखना, आई और जे को देखना है। 2 को 9 के साथ किया, 18 माइनस, ठीक है। 6 को 3 से किया, 18 माइनस माइनस प्लस 18, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया आई कैप -9 + 9, 0 ही आ गया, सब में आंसर 0 ही आ गया। चलो, ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा रही थी, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड करते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से फाइंड करते हैं। अब हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे, 3 ही मैं आपको एक ही फॉर्मूले से डेराइव करके बता देती हूँ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी साइन थीटा, एन के इक्वल एन डॉट कैप, एन कैप के, ठीक है। अब यहाँ पे एन कैप किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, अपॉन में ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा, या आप ए बी साइन थीटा लिख दो, या आप ए बी साइन थीटा को क्या लिख दो, मॉड्यूल ऑफ ए क्रॉस बी लिख दो, एक ही बात है। अब साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इधर आ गया, एन की प्लेस ले ली, तो एन कहाँ आ गया, या मैं ए बी की जगह ना यही लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, क्लियर। ये कुछ चीज़ें हमने देख ली। चलो, एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के कंसेप्ट में से फॉर्मूला ले लेते हैं, क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन सेज 2 forces 5 Newton and 7 Newton act on a particle with an angle 60 degree, find resultant vector। अब आपको ए वेक्टर भी गिवन है और बी वेक्टर भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, यानी cos थीटा भी गिवन है 60 डिग्री। आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इसका अंडर रूट डाल दो या फिर आर का स्क्वायर डाल दो। यही आया था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का सॉल्व करके, मैग्नीट्यूड वाला, है ना। ए वेक्टर कितना है, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 5 × 7 35, 35 × 2 70, सही है। चलो, अब यहाँ पे cos थीटा है, थीटा की cos की वैल्यू हमें 60 डिग्री गिवन है, तो 60 डिग्री cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 235 सा प्लस कर दो, ये आ गया 109, और यहाँ आर चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे आर इसका रूट है, ठीक है। तो रूट में जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना न्यूटन आ जाएगा, क्लियर। और ये क्या आंसर आया है, आर वेक्टर, आर वेक्टर आया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने एक न्यूमेरिकल किया।
Next question, calculate the area of parallelogram whose adjacent sides are a cap is equal to 3i plus 4j cap, ठीक है, and b vector is equal to minus 3j cap plus 7j cap, ठीक है। आपको एरिया फाइंड करने, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आपने क्या लगा देना है, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका आएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। तो अब सिंपल वही चीज़ करनी है भाई, डब्बा बना लो, आई कैप हो गया, जे कैप हो, मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स करोगे ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। अब बस आपने डब्बे के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, 3 3, जे क्या है 4 4, के नहीं है तो 0 पुट कर दो, आई है -3, जे है 7, के नहीं है 0 पुट कर दो। अब हमने आई कैप का फाइंड करने के लिए आई को नहीं देखना, जे और के को देखना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0 माइनस 7 0 0, ठीक है, माइनस, ठीक है, सारों में माइनस आएगा, सिर्फ आए के और आई में। अब यहाँ पे जे कैप का क्या आएगा, जे को नहीं देखना हमने, आई और के को देखना है, 3 0 0 और 3 0 0 माइनस 0, ठीक है। अब प्लस में के कैप क्या आएगा, के कैप के साथ याद रखना प्लस आना है, के को नहीं देखना, के को नहीं देखना, आई और जे को देखना है, 4 3 12 माइनस 12, ठीक है, अंदर माइनस का साइन, 3 7 21, क्लियर है। हाँ अच्छा, इसके साथ खुद के साथ माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, हाँ जी, कहाँ पे थे, हाँ जी, ठीक है, एक गलती कर ली मैंने, एक बहुत बड़ी गलती कर ली। गलती क्या किया मैंने, ध्यान से सुनना, आप लोग ना वो गलती करो, इसलिए मैं अपनी गलती बता देती हूँ आप लोगों को। वो गलती क्या है, ठीक है, इसको दोबारा से लिख देते हैं, 4 और 7, ठीक है। वो गलती यह है कि मैंने के कैप का फाइंड करने के लिए, ठीक है, 3 4 12, ठीक है, बेसिकली मैंने ये कर दिया था, बट पहले मैंने 3 7 21 ये करना था। गलती समझ आई, हमेशा पहले इस तरह से करना है, फिर इस तरह से करना है। मैंने पहले इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया था, आपने हमेशा इस तरह से करना है, ये मेरी गलती थी, मुझे समझ आ गई थी। माइनस में 12, ठीक है, याद रखना, गलतियों को याद रखना। अब मेरे पास एक इक्वेशन बन के आई है, यहाँ पे 0 है तो 0 आई कैप, ठीक है, माइनस यहाँ 0 है तो 0 जे कैप, यहाँ पे क्या आएगा 33 तो 33 के कैप। अब ये जो इक्वेशन है इसे हमने ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और ये फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि आई का स्क्वायर कर दो, जे का स्क्वायर कर दो, के का स्क्वायर कर दो। आई क्या है 0, 0 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और सबके साथ प्लस आना चाहिए। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर माइनस है तो स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस हो ही जाएगा, इसलिए मैं प्लस ही लिख देती हूँ, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो ही जाएगा। तो यहाँ पे भी 33 का स्क्वायर, देखो 0 0 0 ही आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ गया 33 यूनिट्स आंसर। आया समझ, आया समझ कैसे किया मैंने, ठीक है। तो बेसिकली ये याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने वक्त ये डब्बे बनाने के बाद जो आपकी इक्वेशन आएगी उसको इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने क्या करना है, ये जो है कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर ऐड करके रूट में लगा के आंसर निकाल दो। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का। बाकी डॉट प्रोडक्ट की तो पूछो ही मत भाई, इतना सिंपल होता है। सो एक बार रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की ए विद रिस्पेक्ट टू बी होती है जब दोनों ही मोशन में है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि अगर मुझे ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करने के लिए कहा है तो मैं कैसे फाइंड करूँगी, वी ए माइनस में वी बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी। यानी कि मान लो ये एक ट्रेन है, ये जा रही है इस डायरेक्शन में, ये एक ट्रेन है, ये जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मुझे इसकी वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इसकी 40 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। मुझे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, यानी कि ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ऐसे लिखूंगी मैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा फिर, ट्रेन ए माइनस में ट्रेन बी की वेलोसिटी। तो वी ए कितना गिवन है, वी ए गिवन है 20, तो 20 माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी दैट इज 40, ठीक है।
तो 20 माइनस 40 कितना होता है -20, मतलब दोनों ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रही है तो दूसरी किधर जा रही है, इधर जा रही है। अगर माइनस में आ गया तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। वही अगर मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 40, वेलोसिटी ऑफ ए है 20, आ गया 20 मीटर पर सेकेंड टोटल, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब दोनों ही मतलब पॉजिटिव है तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रही है। सिंपल सा कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी वाला, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन सेज ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। पहले तो यही लिख देते हैं कि ए वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस में 2j कैप माइनस में 4k कैप। क्लियर। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सिंपल सा है, देखो ए वेक्टर का और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो बिना बीच में डॉट लगा दी, इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ए एक्स बी एक्स प्लस, क्या मैं साफ सुथरा लिख देती हूँ, ठीक है। साफ सुथरा यहाँ लिख देते हैं, ए एक्स डिफरेंट कलर, चलो इसी से लिख देते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। डिफरेंट कलर से लिख देते हैं इसे, ठीक है। सो इसे हम डिफरेंट कलर से लिख देते हैं। देयर सो यहाँ पे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, इसमें ए एक्स क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ए एक्स है आपके पास 2 और बी एक्स है आपके पास 3, ए वाई है 2, बी वाई है ये इसे इस तरह से सॉल्व करना है। 2 इंटू में 3 फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ मैं, प्लस ए वाई क्या है 2 इंटू में बी वाई क्या है -2 प्लस ए जेड क्या है 3, बी जेड क्या है माइनस में 4। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया और ये वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया। 6 प्लस 2 2 ज़ा -4 हो जाएगा, यहाँ पे -12 हो जाएगा, 6 - 4 -12, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ आ गया आपके पास -10, ये आंसर होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड काफ़ी कुछ डिस्कस किया हमने इस वीडियो में। प्रोजेक्टाइल टॉपिक तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे एंड मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह देखो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज इस चैप्टर में सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर में से ढेर भर के आएंगे न्यूमेरिकल्स। तो वो न्यूमेरिकल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए बचा रहे हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक एक टॉपिक में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आपको वो वीडियो ज़रूर से देखनी है, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स इज इनकम्प्लीट, यू नो दिस राइट। सो ज़रूर से देखना एंड मेरी वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से करना अगर अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट डाउन योर डाउट्स, आई एम वेटिंग। थैंक यू, बाय।